क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। पेपर 1 के डिस्कशन अब हम शुरू कर रहे हैं पेपर 2। और पेपर 2 में ये कंप्लीट आपकी बुक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएम थ्योरी। लेकिन इसके अंदर जो भी कंप्लीट कोर्स है आपका, मतलब जो आपका सिलेबस है वो क्या है, जो भी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर वेक्टर बैकग्राउंड, और जो सेकंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो थर्ड चैप्टर है दैट इज मैग्नेटोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट। और जो आपका इसी के अंदर मतलब जो फोर्थ चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो भी आपका 5 चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएम थ्योरी। और जो आपका 6th चैप्टर है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये जो चैप्टर है वो आपके 6 हैं, लेकिन ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। जो भी आपका ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर ये आपकी यूनिट सेकंड है। ये कंप्लीट सिलेबस है आपका जो आपको पेपर 2 के अंदर पढ़ना है। और जो भी आपका कंप्लीट जो भी 5th चैप्टर है वो आपकी यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड। और जो भी 6th चैप्टर है वो यूनिट 4th। हो सकता है ये जो है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चैप्टर हो सकता है कि मर्ज हो जाए, मतलब हो सकता है ये चैप्टर यहाँ के बजाय यहाँ आ जाए। लेकिन ओवरऑल जो पेपर 2 है उसके अंदर आपका यही सिलेबस आता है। हो सकता है आगे पीछे 1-2 टॉपिक नहीं हो या फिर कुछ ऐड हो, लेकिन कुरुक्षेत्र के अकॉर्डिंग ये जो है ये सिलेबस है आपका, चैप्टर वाइज है ये। हो सकता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है, टॉपिक को समझना, उसको समझ के एनालाइज करना। क्योंकि पेपर में तो हम बुक के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है कि समझना इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएम थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे। इसको हम ईएमटी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, मतलब पेपर 2 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया था, उसी तरीके से पेपर 2 में हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे चार्ज। यहाँ पे सिर्फ एक जो ये वाला चैप्टर है वेक्टर बैकग्राउंड, इसमें सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्शन है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं सब में आपको चार्ज से रिलेटेड पढ़ना है। मतलब चार्ज जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज शो करता है वो, जब वो रेस्ट में है, मूविंग है या फिर एक्सेलरेटेड है। तो जो आपकी ये लास्ट के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, चार्ज से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि कंप्लीट जो डिस्कशन है वो हमारा चार्ज के अराउंड ही होना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस ए एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। हमने क्या लिखा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो क्या फील करेगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स। हमने यहीं पे सिर्फ इतना बोल दिया, हम सिर्फ लिखने को इलेक्ट्रिक फोर्स
या फिर सिर्फ फोर्स भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इस बात का क्या मतलब है? देखो, जो स्टार्टिंग का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट है, उसमें हमें चार्ज पढ़ना है। चार्ज की डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि चार्ज क्या होता है। हम डिनोट करते हैं क्यू से, जो चार्ज है वो क्यू से डिनोट करते हैं। जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। बड़े सी से डिनोट करेंगे हम, सी मतलब यहाँ पर कूलम से है। अब चार्ज मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अब देखो यहाँ पर जैसे चार्ज रखा हो, सपोज ये चार्ज है, ये क्या करेगा? अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब सपोज हमने यहाँ पर चार्ज रखा है, अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगर कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आने की कोशिश करेगा तो उसको क्या फील होगा? फोर्स। एक तरीके से वो फोर्स फील करेगा। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो बात की बात है, वो हम यूनिट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को वो फील करेगा। तो यहाँ पर चार्ज हमने रख दिया, यह यहाँ पर रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में है तब वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी वो हम शुरू करने ही वाले हैं, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड था, फर्स्ट चैप्टर वेक्टर बैकग्राउंड था। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे वेक्टर बैकग्राउंड का, देन हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन में और एक और बात, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैट हमने वर्ड बोला, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने लिखा इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, और आपका लास्ट है एम थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। सिंपली हम इतनी छोटी सी डेफिनेशन सफिशिएंट है इलेक्ट्रोस्टैट को बताने के लिए। स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज, दैट इज अवर इलेक्ट्रोस्टैट। उसके बाद है मैग्नेटोस्टैट में क्या होता है? हम स्टडी करते हैं, चार्ज की ही स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो किसमें होता है? मोशन में, दैट इज चार्ज इन मोशन। तब जो चार्ज है वो क्या इफेक्ट्स शो करता है? मतलब ऐसा क्या है, या फिर ऐसी कौन सी फील्ड आएगी वहाँ पर जब चार्ज मोशन में है तो वो क्रिएट करेगा, दैट इज मैग्नेटोस्टैट। और ईएमटी थ्योरी में जो भी आपका अल्टरनेटिंग करंट है, वो जो लास्ट का चैप्टर था, उसमें चार्ज क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर 2 वेक्टर बैकग्राउंड को छोड़कर हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज को पढ़ने वाले हैं, या फिर हम चार्ज इन मोशन को यहाँ पर करंट भी बोल देते हैं। वो हम जब मैग्नेटोस्टैट में आएंगे तब करेंगे। फिलहाल हमने लिखा था वेक्टर बैकग्राउंड, तो वेक्टर बैकग्राउंड पर डिस्कशन करते हैं कि वेक्टर बैकग्राउंड में क्या है। उसके बाद हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर बैकग्राउंड के अंदर वेक्टर बैकग्राउंड, और एक और बात, यहाँ पर जो भी अपनी ईएमटी है, कंप्लीट को हम ईएमटी भी बोल देते हैं, वैसे नाम लिखा हुआ है यहाँ पर ईएमटी थ्योरी। जो भी वेक्टर बैकग्राउंड है वो एक तरीके से बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को समझने के लिए। इसलिए स्टार्टिंग में उन्होंने क्या दे रखा है? वेक्टर बैकग्राउंड दे रखा है, ताकि हमें वेक्टर के बारे में थोड़ा पता चले कि क्या है वेक्टर बैकग्राउंड में। वैसे जो फर्स्ट टॉपिक है जो लिखा हुआ है वो है स्केलर फील्ड, सेकंड है वेक्टर। सिर्फ हमें डिफाइन करना है कि स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दो वर्ड हैं, फर्स्ट वन स्केलर, सेकंड वन वेक्टर।
ये क्या होते हैं? वैसे हम पढ़ चुके हैं कि स्केलर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है। फील्ड पे हम बाद में बात करेंगे, फील्ड एक अलग चीज है यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्केलर की और अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ वेक्टर की, स्केलर मतलब क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जो भी वेक्टर है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर के लिए एग्जाम्पल दैट इज वेलोसिटी, या फिर जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्केलर फील्ड पे या वेक्टर फील्ड। सबसे पहले देखते हैं कि फील्ड, स्केलर को हमने अलग से समझ लिया, वेक्टर को हमने अलग से समझ लिया, तो अब हम समझते हैं कि फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड का मतलब, सपोज हमारे यहाँ पर आसपास ये फील्ड ही है, एक स्पेस कहें तो, एक स्पेस जहाँ पर अगर हम किसी क्वांटिटी की बात करें या फिर कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो स्केलर है चाहे वो वेक्टर है, सिंपली फील्ड बात कर रहे हैं, तो फील्ड मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी हो उसकी हर जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है। सपोज हम ये कर लेते हैं कि ये हमारा स्पेस, सपोज यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर उस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ अलग होगी, सपोज कुछ भी हो सकती है लेकिन डिफरेंट होगी जो यहाँ पर क्वांटिटी होगी उससे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर भी वैल्यू सेम हो, यहाँ पर भी वैल्यू सेम हो। तो फील्ड का मतलब ये होता है कि अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं कि स्केलर फील्ड या फिर वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्केलर फील्ड की या फिर वेक्टर फील्ड की। अब हम बात करेंगे स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड का मतलब क्या होगा, एक ऐसी फील्ड जहां पर एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी अलग अलग वैल्यू होगी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, वो हमारी क्या होगी, स्केलर फील्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, फिलहाल हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि टेम्परेचर को कैसे बोल दिया हमने, दैट इज स्केलर फील्ड, और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब सपोज ये रूम है हमारा, ओके दैट इज फाइन कि एक रूम का टेम्परेचर जो है फिक्स होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी ये रूम है एवरेजली अगर बात करें तो जो भी टेम्परेचर है वो फिक्स होता है, रूम टेम्परेचर। लेकिन एक पॉइंट्स की बात करते हैं, सपोज यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर को हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर जो वो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा। सपोज किसी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं वो अलग होगा, सपोज ये रूम है हमारा, इसी में मान लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को हमने मापा, वो कुछ अलग थी। अब यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को हम माप रहे हैं, वो वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम ये बात करें यहाँ पर सपोज x1, y1 और z1, वैसे तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, टेम्परेचर के लिए नहीं ले सकते, कोई और क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन सपोज यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, इन केल्विन कुछ भी। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि अलग पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी टेम्परेचर है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, मतलब ये ऐसे नहीं कर सकते हम कि कोई भी पॉइंट्स हैं वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू अलग है तो अलग है, लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी वैल्यू है उनको, जो अलग वैल्यू आएगी या फिर जो डिफरेंट वैल्यू आएगी उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये हमारी स्केलर फील्ड होगी कि जहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक स्पेस के अंदर जहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होती है, दैट इज स्केलर फील्ड। उसके बाद आते हैं वेक्टर फील्ड पे। वेक्टर फील्ड
डिनोट करते हैं, ये एक आर का फंक्शन बनेगा, जो भी स्केलर फील्ड की बात कर रहे हैं हम। आर का फंक्शन कैसे, अगर इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ से अगर रेफरेंस ले रहे हैं तो ये जो फंक्शन है वो आर का बनेगा। तो इसलिए हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को दैट इज ए फंक्शन ऑफ आर लिख सकते हैं। ओके, स्केलर फील्ड है इसलिए हमने यहाँ पर डिनोट किया फाई से, मतलब फाई एक तरीके से डिनोट करता है दैट इज स्केलर फील्ड। उसके बाद बात करते हैं वेक्टर फील्ड पे। वेक्टर फील्ड का मतलब जहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है वो अलग अलग वैल्यू होती है उसकी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, दैट इज वेक्टर फील्ड। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं हम इसको, और ये भी फंक्शन होगा आर। ये हमारा क्या है, वेक्टर फील्ड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। सिंपली लिखने के लिए हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर फील्ड है उसका डिफरेंशिएशन स्केलर के रिस्पेक्ट में हमें करना है। सिंपली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज वेक्टर है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। तो सपोज कर लेते हैं कि ए वेक्टर फील्ड है, मतलब ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। डिफरेंशिएशन जब स्केलर की उसमें करना है तो हम सिर्फ उसके कंपोनेंट के फॉर्म में करेंगे। मतलब अगर हमें सिंपली लिखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ए हमारा क्या है, वेक्टर है, टी हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, या फिर कंप्लीट अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, डी ए एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आयोटा प्लस डी ए वाई डिवाइडेड बाई डी टी प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पर जे और यहाँ पर के। यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, डिफरेंशिएशन जब वेक्टर का करते हैं, इट्स अ रूल, डिफरेंशिएशन जब वेक्टर का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्केलर तो कैसे करेंगे। सपोज हमें कुछ भी दिया हुआ है फंक्शन, कुछ भी मान लेते हैं, ये तो हमारा स्केलर होगा, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ए ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, सिर्फ उसके कंपोनेंट का, जो एक्स का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट है और जो जेड का कंपोनेंट है, मतलब अलग अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये रूल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर ऐसे करने के लिए। ये सिंपली हमने यहाँ पर रिजल्ट लिखा है कि ऐसे करते हैं। एग्जाम में इसके लिए कोई प्रूफ नहीं आने वाला कि प्रूफ कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, इस तरीके से आता है। इतना भी सफिशिएंट है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये ऐसे आएगा। लेकिन अगर प्रूफ की बात करें तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि ये हमने ऐसे कैसे लिखा है कि डी ए डिवाइडेड बाई डी टी ऐसे होता है। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है, सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हम, इसको पहले हम रब कर देते हैं क्योंकि अल्टीमेट जो भी रिजल्ट है वो ये है हमारा कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। लेकिन सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाए, हो सकता है इन कंपल्सरी क्वेश्चंस में हो सकता है कि आ जाए, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए था, वो हमने पता कर लिया कि कैसे करते हैं। लेकिन अगर प्रूफ की बात कर रहे हैं, सपोज एक पार्टिकल है, ये पी पार्टिकल है, इसका नाम हम दे रहे हैं पी। ओरिजिन से पी की जो डिस्टेंस है वो फिलहाल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आर है, आर। अब टी टाइम के बाद जो भी ये पी पार्टिकल है, अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो वह कहाँ पर पहुँचेगा, क्यू पे।
क्यू पे पहुंचेगा। अब इस क्यू पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस टी टाइम के बाद क्या होगी, यहाँ पर जो भी टाइम था वो सिर्फ टी टाइम था, लेकिन आफ्टर टाइम मतलब कुछ इंटरवल के बाद यहाँ पर क्यू डिस्टेंस पे ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस जो भी आर है वो किसका फंक्शन होगा, डेल्टा टी का। डेल्टा टी हमने क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ स्मॉल चेंज। और जो भी हमने यहाँ पर ये बनाया है, ये हमने ट्रेजेक्ट्री बनाई है पार्टिकल की कि वो P पॉइंट से Q पॉइंट तक इस ट्रेजेक्ट्री मतलब इस पाथ के द्वारा आया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ये यहाँ पर R का फंक्शन है, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये R फंक्शन किसका है, T। यहाँ पर सिर्फ ये T का फंक्शन था, यहाँ पर इनिशियली टाइम हम T लेके चल रहे हैं, कुछ इंटरवल के बाद यहाँ पर क्या होगा, T प्लस डेल्टा T। और ये जो है इसको हम कैसे मान रहे हैं, दैट इज डेल्टा R। इस ट्रेजेक्ट्री को मतलब ऐसे, ये हम +1 में कर चुके हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हम इसकी बात करें, ये हमने जो नोटेशन दी है ओरिजिन से P तक ये हमारा RT है, ओरिजिन से Q तक RT प्लस डेल्टा T है, और ये जो है वो हमारा डेल R है, इन दोनों के बीच की जो भी डिफरेंस है। अब इसको कैसे लिखेंगे, RT कैसे लिखेंगे, RT प्लस डेल R इक्वल्स टू R T प्लस डेल। इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर से डेल R चाहिए क्योंकि हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो डेल R की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, R T प्लस डेल्टा T माइनस R। सिंपली हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यही चाहिए था, ये हमारे पास आ गया, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम, ये जो वैल्यू है वो क्या है, ओ क्यू है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, ओ क्यू माइनस आर टी मतलब ओ से लेकर टी तक। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसको हम यहाँ से रब भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये लिखने का था। यहाँ पर डेल्टा आर हमने इसलिए लिखा, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन हमने इसलिए लिखी ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये हमने कैसे लिखा है। ओके, क्योंकि वेक्टर के रूल को तोड़कर हम कोई भी कंपोनेंट नहीं लिख सकते। दिस इज द रूल ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के अंदर रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर ओ क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब हम इसको अगर डेल्टा टी से वाई डेल्टा टी, बिकॉज हम सिर्फ स्मॉल चेंजेस ले रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं लेने हैं, हम स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का डिफरेंशिएशन स्केलर के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और उसके ऊपर भी हम वेक्टर लिखें, तो ये जो वैल्यू है वो क्या बन रही है हमारी, अल्टीमेटली इसको ये जो वैल्यू है वो क्या है, डेल आर भी तो है, वैसे भी हमारा यहाँ पर वही आया था। तो इसको लिखेंगे जब टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू दैट इज डेल आर डिवाइडेड बाई डेल। ओके, अब हमारा टारगेट है इस पे फोकस करना। इसको हम अलग से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का साइन हमारे पास डी होता है, लेकिन हम सिर्फ स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ डेल्टा लिखा है। तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम, तो अल्टीमेटली हम बात करते हैं डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी के ऊपर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो टाइम है, मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा है वो स्मॉल चेंजेस के बाद लिखा है। अगर ये जो t की वैल्यू है, अगर ये t की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी, टेंड्स टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो q पॉइंट्स है वो p पॉइंट्स के ऊपर ही चला जाएगा। t टेंड्स टू 0 होने का मतलब यही है ना। अब t डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी ओवरऑल जो वैल्यू है हमारी, अगर हमारा नीचे वाला फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और डेल सिर्फ स्मॉल के लिए था, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे,
चेंज को कैसे लिखेंगे, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल आर डिवाइडेड बाई डी। ओके, अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो है हमारा डेल्टा टी है तो यहाँ पर डेल्टा टी ही आएगा क्योंकि चेंज देख रहे हैं हम। ओके, तो इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम आराम से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी आर डिवाइडेड बाई डी। ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट है कि हम ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। और जो लास्ट में हमने जो ऊपर रिजल्ट लिखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है सिंपली क्या किया गया है, यहाँ पर वहाँ हमने ए लिया था, जस्ट आर को रिप्लेस किया गया है ए से, क्योंकि ए डिनोट कर रहा है वेक्टर को, इसलिए वहाँ पर वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो ये हमारा रूल है वेक्टर के डिफरेंशिएशन का। तो इसलिए यहाँ इसको अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं हम। और जो भी हमने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, यहाँ पर ये हमारा एक्स था, ये वाई, और ये ओरिजिन को हम यहाँ लिख देते हैं, और ये हमारा जेड था। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आ गया कि डिफरेंशिएशन वेक्टर का स्केलर के रिस्पेक्ट में हम ऐसे करेंगे। उसके बाद है कुछ रूल कि हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है। तो देखो कुछ रूल्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब, प्रोडक्ट से मतलब क्या है हमारा, सपोज कोई फंक्शन गिवन है इस तरीके से ए बी, या फिर फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सपोज एक फंक्शन है ए ही मान लेते हैं फिलहाल, वो फंक्शन हम ए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पर सी कोई भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी 2x स्क्वायर दिया होता है, यहाँ पर 2 का डिफरेंशिएशन नहीं करते हम, 2 हमारा एज इट इज आता है, जो भी डेरिवेटिव है वो हमारा फंक्शन का होता है। तो यहाँ पर जो ये सी है ये कांस्टेंट है, हम लिख भी सकते हैं कि सी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब भी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, मतलब डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, सिर्फ ए का होगा। ये रूल है हमारा। सेकंड क्या है कि सी मतलब जो यहाँ पर ये दिया है सी, यहाँ पर फिलहाल जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये भी कोई फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पर फंक्शन इस बार हम c1 मान लेते हैं a, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और जो भी सेकंड फंक्शन है वो एज डीज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज डीज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये हमारे कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं बुक में, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है, सॉरी थर्ड है, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है a प्लस बी, या फिर माइनस भी यहीं पे ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीच में एक जगह प्लस आ जाएगा एक जगह माइनस आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी प्लस माइनस डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, उसके बाद है फोर्थ, डिफरेंशिएशन ए बी, यहाँ पर c1 भी कोई फंक्शन था, ये हो चुका पहले ही। अगर एक बार और लिख देते हैं, मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन है और बीच में डॉट है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी ए का डिफरेंशिएशन बी एज इज, ए फंक्शन एज इज डिफरेंशिएशन ऑफ बी। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे हमारा डॉट था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो भी फिफ्थ है डिफरेंशिएशन ए क्रॉस बी, इसके लिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ए का बी फंक्शन हमारा एज डीज प्लस
A function as it is डिफरेंशिएशन ऑफ B। नेक्स्ट 6 है हमारा A डॉट B क्रॉस C। इसके लिए हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? इसके लिए हम डिफरेंशिएशन यहाँ करते हैं। दोबारा लिखते हैं हम 6 पॉइंट को। डिफरेंशिएशन A डॉट B क्रॉस C। यहाँ पर जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर जो साइन है वो एज इट इज ही रहेंगे। अगर यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर डॉट ही रहेगा। एज इट इज फंक्शन मतलब B क्रॉस C। नेक्स्ट अगर जब B का करेंगे तो A हमारा एज इट इज प्लस A एज इट इज डिफरेंशिएशन B क्रॉस C प्लस अब हम A भी हमारा एज इट इज B भी हमारा एज इट इज A डॉट B क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ C। नाउ लास्ट जो भी फॉर्मूला है वो हमारा बच गया, दैट इज 7th में क्या है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो क्रॉस में है। जो भी 7th है वो क्या है, डिफरेंशिएशन A क्रॉस B क्रॉस C। इसके लिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम? इसके लिए डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिफरेंशिएशन A डिवाइडेड बाय dt क्रॉस मतलब यहाँ पर क्रॉस ही आएगा B क्रॉस C प्लस यहाँ पर A क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ B डिवाइडेड बाय dt क्रॉस C। ये भी हमारा वेक्टर है, ओके। प्लस यहीं पर लिख देते हैं प्लस A क्रॉस B क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ C। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, मतलब कुछ फॉर्मूला हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स के, तो हमें ये ध्यान रखने हैं। ये हो सकता है हमारा जो भी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम उसमें यूज़ हो। और वैसे भी जो भी फर्स्ट चैप्टर है जो बैकग्राउंड है, मतलब वेक्टर बैकग्राउंड हमें गिवन इसलिए है फर्स्ट चैप्टर में बिकॉज हमें जो भी फॉर्मूला है उसका जो अल्टीमेटली रिजल्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा था वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर बैकग्राउंड से रिलेटेड हमने सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा है, दैट इज स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड प्लस कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले प्लस डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वेक्टर पे ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। वेक्टर जो भी बैकग्राउंड है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी कंप्लीट चैप्टर है आपका वेक्टर बैकग्राउंड, उसमें 3 जो भी वर्ड्स हैं या फिर डेफिनेशन बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो है वो आपका ग्रेडियंट है, जो भी फर्स्ट है वो हम एक बार यहाँ पर लिखते हैं। जो भी फर्स्ट है दैट इज ग्रेडियंट, ग्रेड से हम लिख सकते हैं उसको। सेकंड डाइवर्जेंस, और जो थर्ड है वो हमारा है कर्व। वैसे जो भी ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस और कर्व है, ये हमारे मैथमेटिकल वर्ड बोल सकते हैं या फिर डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये सब कुछ हमारा मैथ में यूज होता है। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्व है, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे प्लस इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस तीनों
का ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्व तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम डिस्कस और भी करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, थैंक यू।